हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। एकदम मस्त, सब बढ़िया। पढ़ाई चल रही है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। सब कुछ ध्यान से पढ़ो बेटा, सब समझ में आएगा। देखो, हम लोग आ गए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगले वीडियो में। देखो, हम लोगों ने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया लिया था। अब हम इन तीनों को मिला करके पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे काची रायमन इक्वेशन। जी हाँ, काची रायमन इक्वेशन, जिसकी आपको बहुत दिनों से है ना प्रतीक्षा थी। आप वेट कर रहे थे कब कॉची रामन इक्वेशन आएगा, क्योंकि आमतौर पे बहुत से लोग तो एनालिटिक फंक्शन में केवल यही कहते हैं, भैया कॉची रामन इक्वेशन पढ़ ली ना। कॉची रामन इक्वेशन एक छोटा सा उसका पार्ट है। एनालिटिक फंक्शन टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। कॉची रामन इक्वेशन तो छोटा सा एक पार्ट है, तो उसको भी देखो आज हम पढ़ेंगे। देखो जरा समझो बच्चों ध्यान से। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। देखो बच्चों, इस वीडियो को पढ़ने से पहले बेटा पुराने सारे वीडियो पढ़िए, स्टार्टिंग से सारे वीडियो पढ़िए, नहीं तो 20 से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सारे वीडियो पढ़िए। इससे पहले कॉम्प्लेक्स के जितने वीडियो गए हैं सबको पढ़िए, जिससे आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पूरा आइडिया रहे। ठीक है। देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई फंक्शन एनालिटिक कब कहा जाता है, मतलब उसको डिफरेंशिएबल कब कहते हैं। एनालिटिक का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंशिएबल वर्ड ना यूज करके एनालिटिक वर्ड यूज किया जाता है। हालांकि उसके और भी थोड़े मीनिंग होते हैं, मैंने आपको समझाए थे। देखो, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक तो वो मेथड था जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्या मेथड मैंने बताया था? मैंने बताया था कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होता है? लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट और फाइनाइट होनी चाहिए। और हाँ, ये वैल्यू, ठीक है, किसी भी आर्गुमेंट पर डिपेंड ना करे। मतलब हम इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट के अलोंग से जाएं, मतलब जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब हम अगर डेल्टा जेड बराबर 0 किसी भी वेक्टर के अलोंग अप्रोच करें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए। मतलब ये हम चाहे अलोंग रियल एक्सिस करें, ठीक है, अलोंग रियल एक्सिस करें या अलोंग इमेजिनरी एक्सिस करें। इसका देखो मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था पिछली बार। या अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, किसी भी रेडियस वेक्टर के अलोंग अगर हम जाएं। रेडियस वेक्टर से मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पर 0 तक हमें पहुंचना है, डेल्टा जेड 0 पे टेंड कर रहा है, तो एक तो हुआ कि आप रियल एक्सिस से इधर आइए, एक हुआ आप इमेजिनरी एक्सिस से इधर आइए, एक हुआ आप किसी भी रेडियस वेक्टर के अलोंग इधर आइए, है ना। ऐसे मान लो ये ओरिजिन है, तो मैंने बताया था ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। ये होता है रियल एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, और ये होता है अलोंग एनी अदर रेडियस। तो चाहे हम रियल के अलोंग आए, चाहे इमेजिनरी के अलोंग आए, अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, चाहे किसी भी रेडियस वेक्टर के अलोंग आए, है ना। क्या लिखा है देखो, अलोंग रियल एक्सिस या अलोंग इमेजिनरी एक्सिस या अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, है ना। तो ये वैल्यू चेंज ना करें, ये वैल्यू किसी भी डायरेक्शन से आप आए, इन तीनों ही केस में ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। या देखो एक तरीका और था कि अगर हमें z इक्वल टू ए पॉइंट पर चेक करना है, इसमें भी जिस पॉइंट पर चेक करना है वो वैल्यू z की जगह रखनी पड़ेगी। जैसे z बराबर a पर चेक करना है तो यहां पर देखो a आ जाएगा, z बराबर a पर चेक करना है तो यहां a आ जाएगा, ठीक है। z इन जनरल था, जिस भी पॉइंट पर चेक करना वो पॉइंटर रखना पड़ेगा। या देखो इसी का तरीका मैंने एक ये बताया था, लिमिट z टेंडिंग टू a एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए, इसको भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और यहां पर भी वही चीज है कि चाहे हम रियल के अलोंग आए, है ना, एग्जिस्ट एंड सेम रहना चाहिए, है ना। चाहे हम अलोंग रियल एक्सिस आए, चाहे हम अलोंग इमेजिनरी एक्सिस आए, चाहे हम अलोंग रेडियस वेक्टर आए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अब देखो काची रामन इक्वेशन क्या होता है।
कांचीरामन इक्वेशन बेटा केवल सफिशिएंट कंडीशन है, सॉरी केवल नेसेसरी कंडीशन है। देखो क्या होता है, इसको भी जरा हम समझें। तो देखो ये मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का मेथड। अब देखो इसमें लिमिट भी निकालना आना चाहिए। देखो मैं आपको पिछले वीडियो में इसके मैंने सवाल ही बताए थे आपको। अब देखो हम लोग समझे कांचीरामन इक्वेशन क्या होता है। तो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का जो सही मेथड है वो यही है। कांचीरामन इक्वेशन क्या करता है, कुछ कुछ सवालों में हमारा काम थोड़ा इजी कर देता है और कुछ नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर कांचीरामन इक्वेशन जो है मेरा काम थोड़ा इजी कर देता है और कुछ नहीं, वो भी कुछ सवालों में, हर जगह नहीं। कांचीरामन इक्वेशन हर जगह नहीं लग पाता, बताएंगे भी आपको। कुछ सवालों में लग जाता है, मेरा काम इजी करता है। वो अलग बात है कि बीएससी के सिलेबस में अक्सर कांचीरामन इक्वेशन का ही सवाल पूछा जाता है, अक्सर, है ना। लेकिन कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान देना। देखो जरा इसको ध्यान से देखो। देखो कांचीरामन इक्वेशन क्या कहता है, इसको भी जरा हम समझें। कांचीरामन इक्वेशन देखो, मान लो कोई फंक्शन है w बराबर एफ जेड, और मैंने बताया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस आई वी की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। सॉरी, w को हम कह सकते हैं u प्लस आई वी इक्वल टू, यहाँ पर इसके रियल और इमेजनरी पार्ट हम कर सकते हैं। तो इससे u क्या आता है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y आता है, और v मतलब u जो है वो x और y का फंक्शन होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ x एंड y। ये मैंने प्रोसेस आपको करके दिखाया भी था बेटा पुराने वीडियो में, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुराने वीडियो को पढ़िए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। ये सारा प्रोसेस मैंने करके आपको दिखाया था पिछले वीडियोस में। तो पुराने सारे वीडियो बेटा प्लीज प्लीज पढ़िए। ये मत सोचिए कांचीरामन इक्वेशन पढ़ के चुपचाप निकल लेंगे ना, समझ में नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि चीजें आपस में कनेक्टेड है। शॉर्टकट मत लगाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होता है यहाँ पर, जरा समझो ध्यान से। u क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा, और v क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा। देखो कांचीरामन इक्वेशन ये कहता है कि अगर मान लो एफ जेड एनालिटिक है, एनालिटिक एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएबल। एनालिटिक का मतलब क्या हुआ बोलो, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन एफ जेड, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तब डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो u दो चीजों का फंक्शन है ना, तो x के रिस्पेक्ट में u का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये है y के रिस्पेक्ट में v का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये है y के रिस्पेक्ट में u का पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये है x के रिस्पेक्ट में v का पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो कह रहे हैं दीज इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड होती हैं, और इन्हीं को ही हम कांचीरामन इक्वेशन कहते हैं। इन दोनों इक्वेशन को मिला करके हम कांचीरामन इक्वेशन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होगा। उसने ये नहीं कहा कि अगर ऐसा होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, ये नहीं कहा, समझो। इसलिए हम कहते हैं कांचीरामन इक्वेशन केवल नेसेसरी कंडीशन है, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होगा, ये नहीं कहा कि अगर ऐसा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम कहते हैं कांचीरामन इक्वेशन। ये कैसे आए इसका प्रूफ भी है, आप कहेंगे तो बता देंगे, जरूरत नहीं है वैसे, इसको दिमाग में रखो। इसका प्रूफ भी है ये कैसे आया, चलो अच्छा समझा देंगे, इसका प्रूफ भी हम समझा देंगे आखिर ये कैसे आया, क्योंकि कई बार बीएससी के एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछ लेते हैं। तो इसका प्रूफ मैं समझा दूंगा, परेशान मत हो, ये कैसे आया, ठीक है, बता दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। अभी हम लोग जरा इसको समझते हैं पहले और अच्छे से। तो अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है, मतलब या डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर,
तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ये दो इक्वेशन, और इन दोनों को ही कहा जाता है काची-रीमन इक्वेशन। देखो इसी चीज को हम ux भी कहते हैं, ux, और इसी को हम vy भी कहते हैं। ux का मतलब u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और vy का मतलब v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और देखो ये क्या हो गया uy, और ये क्या हो गया माइनस का vx, u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, और ये हुआ v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल। इन्हीं को ऐसे भी हम कह सकते हैं। अच्छा अब देखो, मतलब यहां से ये कहा गया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होगा। ठीक है, बात समझे? मतलब इसको हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं कि ये केवल नेसेसरी है, आवश्यक है। मतलब ऐसा होना पर्याप्त नहीं है डिफरेंशिएबल के लिए, आवश्यक। लेकिन हाँ देखो ध्यान दो, ये पहला स्टेटमेंट है। देखो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर, अब देखो इसका उल्टा, अगर डेल u बाई डेल एक्स बराबर डेल v बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो कह रहे हैं कि काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाइड है। मतलब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज बोली जाती है कि जैसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम कहते हैं काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब अगर ऐसा है और ऐसा है, दैट मीन्स काची-रीमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। तो मतलब अगर काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और उसके साथ साथ ये चारों चीजें कौन सी, डेल u बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल y, डेल u बाई डेल y एंड डेल v बाई डेल x, ये चारों चीजें जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं। इनको कहते हैं चारों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो अब जाके देखो ये बन गई है क्या, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। इसको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। समझो, है ना? और इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। जो पहला स्टेटमेंट है इसको कहा जाता है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, मतलब नेसेसरी कंडीशन का मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होगा। सफिशिएंट का मतलब कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, मतलब ये चारों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस भी है। मतलब इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है और साथ में ये चारों के चारों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसके साथ ये और जुड़ा तो फंक्शन को इसने बना दिया डिफरेंशिएबल। खाली अगर ये है, अगर खाली ये है तो नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसके साथ ये भी होना चाहिए। हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो खाली ये होगा। बात समझे ना? मतलब समझो कि ये भी है और ये भी है, दोनों चीजें अगर एक साथ हो गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर खाली ऐसा है तो ये नहीं कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन हाँ अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो खाली ऐसा हमेशा होगा। बात समझे? तो देखो यहां पर जरा अब मैं आपको और बातों को क्लियर से लिखता हूं। देखो जरा ध्यान दो इसको। अब यहां से देखो तीन बातें बनी। देखो तीन बातें क्या बनी, देखो समझो ध्यान से। पहली बात तो देखो ये बनी, पहली बात ये बनी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होगा, डेल u बाई डेल एक्स बराबर डेल v बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x। ठीक है, ऐसा होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो ये है जो भी हमने यहां लिखा, दूसरा ये है। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, जैसे कि ये बराबर और ये बराबर, तो कहते हैं काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई।
अगर दोनों में से कोई एक भी बराबर ना है या दोनों ही बराबर ना है तो हम कहेंगे काची-रामन इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। बस समझे? अगर दोनों स्टेटमेंट इक्वल हैं तो कहते हैं काची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई। अगर ये बराबर नहीं है या ये बराबर नहीं है या दोनों ही बराबर नहीं है तो ऐसे केस में कहा जाता है काची-रामन इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। तो इफ काची-रामन इक्वेशन, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई, देन fz इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखो समझो, एक बात यहां से और निकल के आई। तीसरी बात, पहली बात तो ये कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होगा। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा है और सारों के सारे आपस में कंटिन्यूअस भी हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरी बात ये कि अगर काची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझे? इफ काची-रामन इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, इफ काची-रामन इक्वेशन, ये क्या लिखा है बोलो? इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। ये क्या लिखा है? इफ काची-रामन इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई देन fz इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब नॉट सेटिस्फाई का मतलब ये बराबर ना हो या ये बराबर ना हो या दोनों ही बराबर ना हो तो फंक्शन क्या होगा बोलो? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बात समझे? देखो जरा, लिखो इसको ध्यान से। अभी मैं आपको इसके एप्लीकेशन समझाता हूं कि कैसे इसके एप्लीकेशन होंगे। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम fz फंक्शन को निकालते हैं। जैसे u दिया जाता है तो मिलनीस मेथड उसको कहते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, शायद अगले वीडियो में पढ़ें उसको। हर बात पढ़ेंगे लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे कि समझ पाए चीज़ों को। ठीक है, तो समझो जरा ध्यान से इसको। ठीक है, ये चारों के चारों होने आर कंटिन्यूअस, मतलब ऐसा भी हो और ऐसा भी हो, एंड ऑल दीज फोर आर कंटिन्यूअस, देन fz इज डिफरेंशिएबल। तो fz क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। देखो एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो समझो ध्यान से। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, fz बराबर z स्क्वायर प्लस z लिया, ठीक है, और मैंने कहा कि शो दैट fz इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस बात को शो करिए। बात समझे? तो देखो, अच्छा मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी का एक और तरीका जिसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते थे। बात समझे? देखो जैसे अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी है। एक तो हो गया कि वो लिमिट वाला तरीका निकालो, लिमिट वाले तरीके से हम कर सकते हैं, इसको करते हैं, देखते हैं अभी। एक तरीका देखो हो गया काची-रामन इक्वेशन को लगाओ। देखो जैसे उसके लिए u और v मालूम होना चाहिए, तो u और v निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले? देखो मैंने बताया था z को रख दो x प्लस आई वाई, z को रख दिया हमने x प्लस आई वाई। तो देखो fz का मतलब क्या हो गया? w, z की जगह x प्लस आई वाई रखो, ठीक है। w का मतलब क्या हो गया बोलो? u प्लस आई वी, ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो आईटा आई वाई का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। बोलो चलो अच्छा लिख ले, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy और प्लस x प्लस आई वाई। ठीक है, देखो ये हो गया u प्लस आई वी, एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना हो गया? -1 और प्लस आई इंटू 2xy, है ना, i इंटू 2xy और प्लस हो गया x प्लस आई वाई। देखो u क्या है? रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब देखो ये है और ये है,
तो u हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और v क्या हो गया देखो इमेजनरी पार्ट, वो क्या है देखो ये है 2xy प्लस का y, u मतलब जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है, v मतलब आयोटा का कोफिशिएंट। ठीक है, देखो ये आ गया u, देखो u भी xy में आ गया, v भी xy में आ गया, u भी xy का फंक्शन होता है, v भी xy का फंक्शन होता है, fz का मतलब w, और w को लिख सकते हैं u प्लस आई भी, हमेशा बताया था मैंने स्टार्टिंग से ही आपको ये बात। अब देखो डेल u बाई डेल एक्स निकालो, मतलब x के रेस्पेक्ट में इसका करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आया बोलो 2x, और y का कितना हो जाएगा 0। देखो भाई ध्यान रखो, पार्शियल का मतलब जैसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हो तो y को भी कांस्टेंट मानो। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर का तो x हो गया, y कांस्टेंट 0 हो गया, और x का कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा डेल u बाई डेल y निकालो, अब अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानो, तो x का कितना हो गया 0, y स्क्वायर का कितना हो गया 2y, x का फिर कितना हो गया 0, तो कुल मिला के ये माइनस का 2y आ गया। अब डेल v बाई डेल x निकालो, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करो, तो देखो 2y कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1 और y का 0, तो खाली 2y आ गया। डेल v बाई डेल y निकालो, ठीक है, डेल v बाई डेल y निकालो, रिस्पेक्ट टू y करो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया 2x कांस्टेंट हो गया, y का कितना हो गया बोलो 1 हो गया। ठीक है, और इधर भी देखो y का कितना हो गया 1 हो गया, तो क्या आ गया 2x प्लस 1। देखो काची-रीमन इक्वेशन क्या था, ये था डेल u बाई डेल एक्स बराबर डेल v बाई डेल y, और दूसरा क्या था डेल u बाई डेल y बराबर माइनस का डेल v बाई डेल एक्स। देखो डेल u बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल y बराबर है, और डेल u बाई डेल y इक्वल टू माइनस टाइम डेल v बाई डेल एक्स, देखो ये भी बराबर है, इसको करो माइनस से मल्टीप्लाई, देखो इसके बराबर, और ये इसके बराबर। देखो अब ये x और y पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब x y कुछ भी हो, जैसे देखो ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है, जैसे हमें ये x और y इसमें रखना पड़ता, लेकिन देखो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x आप कुछ भी ले लो y कुछ भी ले लो तो देखो हमेशा बराबर है, x कुछ भी लोगे वो दोनों ही जगह रखोगे ना तो दो चीजें हमेशा बराबर हो गई, इसमें देखो माइनस ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ये भी हमेशा बराबर हो गए, डेल u बाई डेल y बराबर माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x, तो मतलब इसमें x और y को रखना ही नहीं पड़ा, काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ध्यान देना काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको डिफरेंशिएबल बोल दे, देखो ध्यान दो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं ये सब के सब कंटिन्यूअस है भाई। देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कैसा होता है कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या कांस्टेंट हो, पॉजिटिव इंटीजर, देखो x की पावर 1 है कांस्टेंट है पॉलिनोमियल, देखो y की पावर 1 है पॉलिनोमियल, y की पावर 1 है पॉलिनोमियल, x की पावर 1 है पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें x की पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, मतलब x की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या कांस्टेंट हो। जैसे x की पावर अगर -1 -2 -3 हुआ तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, या x की पावर 1/2 1/3 हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब x की पावर कैसी हो बोलो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4, या y की पावर कैसी हो पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4, या कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट का मतलब जिसमें x और y ना हो। तो पार्शियल डेरिवेटिव चूंकि देखो काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही है, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं ये कंटिन्यूअस भी हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ ये फंक्शन कैसा है डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आए हैं चारों ये कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये चारों कैसे हैं पॉलिनोमियल हैं, जो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा कैसा होता है कंटिन्यूअस होता है, बस समझे। और काची-रीमन इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो मैंने बताया कि अगर काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो और जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं ये कंटिन्यूअस भी हो
तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है? हर जगह, हर जगह। मतलब इससे मतलब नहीं z क्या दिया, अगर z ना भी दिया होता तो हम कहते एवरीवेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हर जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि काची-रीमन इक्वेशन एक्स वाई कुछ भी रखोगे सेटिस्फाई होंगी, और एक्स वाई कुछ भी लोगे ये पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। बस समझे भाई, एक्स वाई कुछ भी ले लो, ये चारों के चारों कैसे हैं? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई है, चाहे एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी ले लो, और ये चारों के चारों कैसे हैं? कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? एनालिटिक हो जाएगा, या डिफरेंशिएबल कहाँ? एवरीवेयर, हर जगह, क्योंकि ये पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। एक्स वाई बिना रखे ही देखो बराबर होगा, हर जगह कंटिन्यू, हर जगह डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कैसा है बोलो? एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। बस समझे? देखो, खाली काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई से कुछ नहीं होता, साथ में वो कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब वो जैसे यहाँ पॉलिनोमियल हो गए तो कंटिन्यूअस, या जैसे साइन कॉस आते, साइन कॉस फंक्शन भी हमेशा कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस। अब देखो बेटा, पुरानी सब बातों का यूज़ होता है ना, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ जब भी यूज़ होता है। अच्छा होगा तुम 11-12 की चीज़ें साथ साथ पढ़ते रहो, सारी चीज़ें आ जाएंगी तो तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बीएससी एमएससी की मैथ्स में दिक्कत तभी होती है जब पुरानी बातों में कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं, खासतौर पर प्योर मैथ्स वगैरह है। एनालिसिस, रियल एनालिसिस है, टोपोलॉजी है, इसमें देखो सेट का बड़ा यूज़ है, यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ है, और अक्सर कैलकुलस की बातें भी देखो आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने सवाल किया, काफ़ी अच्छा सवाल है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले जरा। ऐसा गजब नहीं ढाना। देखो, जैसे कि मान लो हम लोग एक क्वेश्चन ले, मान लो हमने क्वेश्चन लिया एफ जेड बराबर मॉड जेड स्क्वायर, ये लिया मान लो हमने, और हमें इसका चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। देखो z बराबर क्या होता है? x प्लस आई वाई। अच्छा, मॉड z कितना होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना होता है? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है, तो एफ जेड क्या हो गया? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दो तो ही आ जाएगा। ये क्या होता है? u प्लस आई वी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें u कितना हो गया? u मतलब रियल पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v कितना हो गया? v हो गया 0, है ना, v कितना हो गया? 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट आयोटा इसमें है ही नहीं। देखो डेल u बाई डेल x निकालो, रिस्पेक्ट टू x करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 2x y का 0। अच्छा, डेल u बाई डेल y निकालो, रिस्पेक्ट टू y करो तो कितना हो जाएगा? इसका तो 0 हो गया, और y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y, क्योंकि रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट है, रिस्पेक्ट टू x किया तो y कांस्टेंट है। अच्छा, डेल v बाई डेल x करो तो 0 है, 0 का 0, और डेल v बाई डेल y करो तो देखो ये भी 0 हो गया। अच्छा, अब देखो क्या काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? जरा समझो ध्यान से। देखो, अगर हम x को 0 और y को 0 ले लें, मतलब z इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस 0 आयोटा, x को 0 y को 0 लें, देखो तब क्या होगा? देखो जरा लिखो ध्यान से बच्चों इसको। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं एक रास्ता। ठीक है बच्चों, क्या देखो क्या हुआ, z बराबर 0 0 पर, मतलब ये क्या हो गया ओरिजिन। अगर इसमें रखें तो देखो x को y को 0 रखो तो डेल u बाई डेल x क्या हो जाएगा 0, और डेल u बाई डेल y भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये तो 0 रहेगा ही भाई, x इसमें तो x y आ ही नहीं रहा, ये तो पहले से ही 0 है। तो डेल v बाई डेल x भी क्या हो गया 0, डेल v बाई डेल y भी क्या हो गया 0। अब देखो काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, डेल u बाई डेल x बराबर डेल v बाई डेल y हो गया, और डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x हो गया। भाई इसमें माइनस लगाओगे तभी तो वो 0 ही रहेगा ना। देखो डेल u बाई डेल x और डेल v बाई डेल y बराबर हो गया, और डेल u बाई डेल y बराबर माइनस ऑफ डेल v बाई डेल x, तो माइनस 0 0 ही होता है। तो काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, और चारों के चारों कैसे हैं बोलो, कांस्टेंट हैं, तो डिफरेंट तो कंटिन्यूअस भी हैं, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि z बराबर 0 प्लस 0i, यानी कि ओरिजिन पर ये जो फंक्शन है ये कैसा है बोलो, डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है। डिफरेंशिएबल का मतलब दूसरा क्या हो गया, एनालिटिक। डिफरेंशिएबल का मतलब एनालिटिक, लेकिन कब, जब हम ओरिजिन लेंगे तब, क्योंकि देखो तभी ये बराबर होंगे। अच्छा देखो अगर हम 0 0 ना लें तो डेल u बाई डेल x कभी भी डेल v बाई डेल y के बराबर होगा ही नहीं, और डेल u बाई डेल y तो कोई 2y है, ये कभी भी इसके बराबर होगा ही नहीं। तो मतलब ओरिजिन के अलावा ये कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये केवल ये जो फंक्शन है जो हमने यहां पर लिया है ये क्या है, इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन ओनली। ओरिजिन का मतलब x0 और y0, मतलब z बराबर 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, ये फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है केवल। ओरिजिन के अलावा आप एक्स वाई कुछ भी ले लो, 1 2 -1 -2 -हाफ 0 कुछ भी ले लो, ये कभी इसके बराबर नहीं होगा, और काची-रीमन इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो लेकिन ओरिजिन पर 0 0 रखते ही काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, और हाँ चारों के चारों कंटिन्यूअस भी हैं, ये बात ध्यान देना। खाली काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करने से नहीं होगा, कंटिन्यूअस भी होने चाहिए। चारों के चारों देखो 0 है, 0 का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट भी क्या होता है, एक प्रकार का पॉलिनोमियल। मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल का मतलब एक्स वाई की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट कह लो, तो इसीलिए मतलब ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कहाँ पर, ओरिजिन पर। ओरिजिन पर ये फंक्शन कैसा है बोलो, डिफरेंशिएबल, और केवल ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। देखो इसके अलावा और किसी पॉइंट पर काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं। एक्स वाई को तुम कुछ भी ले लो, काची-रीमन इक्वेशन इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए ये फंक्शन केवल और केवल ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। बात समझे बच्चों। तो देखो ये मैंने आज आपको काची-रीमन इक्वेशन का बेसिक और डिफरेंशिएबिलिटी के तरीके समझाए। अभी बेटा इसके सवाल और भी चलेंगे, अगले वीडियो में भी मैं तुम्हें इसी काची-रीमन इक्वेशन और डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल कराऊंगा। एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और काची-रीमन इक्वेशन का मैं प्रूफ भी बताऊंगा, आखिर काची-रीमन इक्वेशन कहाँ से आई है, सब कुछ बताऊंगा। परेशान बिल्कुल मत होना, बस मन से पढ़ाई करते रहो। जैसा मैं डेली पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से पढ़ते रहो, कभी कोई टेंशन नहीं पालो। एक एक बात समझ में आएगी, बस मन से पढ़ो। मैथ्स बेटा लिया है तो उसे मन से पढ़ना सीखो, लाइफ में सब कुछ आपको अचीव हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अभी काची-रीमन इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे और भी अन्य तरीके सीखेंगे, ठीक है, और वो मिलनेस मेथड भी सीखेंगे जिससे कि हम फंक्शन को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।